प्यारे बच्चों, हिंदी ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में क्लास 12th का टॉपिक है कविता के बहाने वह बात सीधी थी। पर पिछले वीडियो में दोनों टॉपिक पर व्याख्यान दिया गया था। आज चलते हैं प्रश्नोत्तर पर। तो पहला आपका टॉपिक है कविता के बहाने। प्यारे बच्चों, कविता को किस रूप में माना गया? 3 रूप में माना गया। उस दिन चर्चा भी हुई थी। तो किस प्रकार से कविता को जो है चिड़िया, कविता को जो है फूल और कविता को बच्चों का रूप माना गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, आप सभी अपनी बुक खोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, यहां बताया गया कि इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। तो सब घर एक कर देने में सक्षम कौन होता है? वो बच्चा होता है। बच्चा जो है वह अपना पराया जानता ही नहीं। बच्चा को ना बताया जाए तो वो सांप पकड़ लेगा, बिच्छू पकड़ लेगा, कोई भी कीड़ा मकोड़ा पकड़ लेगा और सही सलामत रहा तो उसको उठा के मुख में भी डाल सकता है। तो बच्चे जो है वो बिल्कुल निर्मल होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बाबा तुलसीदास रामचरित मानस अंतर्गत सुंदरकांड की पंक्ति है। भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं जिनमें छल कपट प्रपंच नहीं होता है। तो हमको आपको भी अपने बचपन में जाना होगा और बचपन की दशा की स्थिति को अपने रूप में लाना होगा। भले हमारी अवस्था बड़ी हो रही है लेकिन फिर भी उसी के अनुरूप होना होगा, तब जो है हमारा काम बनेगा, नहीं काम बनने वाला नहीं है। माया का संसार है, आप भटकते रहोगे, हम भटकते रहेंगे, कहीं ठौर लगने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन है क्या? इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। तो जैसे छोटा सा बच्चा जो है वह यहाँ वहां आने जाने में सक्षम होता है, घूमता है, फिरता है, कुछ नहीं जानता है, उसी प्रकार कविता भी यहाँ वहां हर जगह पहुंचती है, गाई जाती है और प्रशंसा के रूप में जानी जाती है। ये था आपके पहले प्रश्न का उत्तर। सेकंड क्वेश्चन, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? उड़ने और खिलने, उड़ना अर्थात चिड़िया, खिलना अर्थात फूल। तो उड़ने और खिलने से कविता का क्या संबंध है? उड़ने और खिलने से कविता का संबंध यह है कि जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे कविता भी यहाँ से वहां दूसरी जगह स्थानांतरित होती है, पहुंच जाती है। कारण कोई भी हो सकता है, हमारा मित्र हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, या आकर्षक कविता हो सकती है, कहीं पर आवश्यक रूप से गाई जा सकती है। तो ये है उड़ना। खिलना क्या है? खिलना है प्रशंसा करना। छोटी कविता कविता ही है लेकिन वह कभी भी प्रशंसा का पात्र बनता है और कविता तो बनती ही बनती है। तो लिखने वाला तथा उसका पद्यात्मक रूप दोनों जब जब वो कविता गाई जाती है तो दोनों प्रशंसा के पात्र होते हैं। तो उड़ना और खिलना का कविता संबंध यह है कि कविता भी वह उड़न रूप में है, अर्थात यहाँ की वहां पहुंच जाती है। कविता भी खिलने के रूप में है, जिस दायरे में थी उसका बृहद रूप निकल कर सामने आया, अच्छा रूप निकल कर सामने आया। विद्वत परिषद में एक एक शब्द का जो है विच्छेदन किया गया, अच्छे ढंग से गाया गया, प्रशंसा की गई। ये था आपका खिलना और उड़ना। थर्ड क्वेश्चन, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? फर्स्ट से ये लगभग सेम है। तो उड़ना और कविता, क्यों कविता और बच्चे को समानांतर रखने का कारण ये हो सकता है कि क्योंकि बच्चा भी सक्षम होता है आने जाने में, यहाँ वहां पहुंचने में, जितना उसका पौरुष चलता है। ये नहीं कि अमेरिका पहुंच जाएगा, जितना पौरुष चलता है उतना वह आने जाने में सक्षम होता है। वो अपना पराया नहीं जानता है। उसी प्रकार कविता भी होती है जो यहाँ वहां पहुंचने में सक्षम होती है। इसीलिए दोनों को क्या कहा गया? समानांतर बताया गया। किसको किसको? एक कविता को, दूसरा बच्चों का आना जाना चलना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड।
चौथा क्वेश्चन, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? तो कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए, फूल मुरझाता है, कविता को कहा गया बिना मुरझाए, तो ये माने कि क्या कहते हैं? प्यारे बच्चे गौर समझिएगा ध्यान से। तो कविता चूंकि लुप्त नहीं होती, कविता गाई ही जाती है, कविता की प्रशंसा ही की जाती है, कविता की बढ़ोतरी होती है, यहाँ की वहां पहुंचती है। जितने विद्वत मंडली के बीच वो कविता होगी, उतना तार तार करके और गुण गाया जाएगा। तो ये क्या है? ये उसका महकना है। वास्तविक फूल मुरझा जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, गायब हो जाएगा, लेकिन कविता इस प्रकार होती नहीं है। तो बिना मुरझाए हुए कविता आगे बढ़ती है। आया समझ में? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा को सहूलियत से, नेक्स्ट आपका दूसरा टॉपिक है ये। चार क्वेश्चन यहां से कविता के बहाने। अब दूसरा आपका टॉपिक है उसी पार्ट से, बात सीधी थी, पर ये सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक। तो सेकंड टॉपिक से है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? उत्तर सुन लीजिए। भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यह है कि हमको सबसे पहले भाषा का बोध होना चाहिए। कहाँ किस शब्द का प्रयोग करें, कैसे करें, कितना बोलें, उचित है बोलना कि अनुचित है, बोला जाए या ना बोला जाए, किसको किस रूप में कहा जाए। एक आपको उदाहरण देंगे। किसी सभा में कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति अंदर प्रवेश करते हैं, उनको देख करके एक बच्चा खड़ा हुआ, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक रूप में उसने क्या कह दिया, आइए पिताजी के साले साहब स्वागत है। अब ध्यान दीजिएगा, ठिठोली किया। वहां ठिठोली करना क्या उचित था? समाज में, सभा में एकांत होता तो मामा बहने हैं सब कुछ चल जाता, लेकिन वहां उचित नहीं था। वहां उसको कहना चाहिए था, आइए मामा जी स्वागत है। मामा जी प्रसन्न होते, चुपचाप बैठ जाते, लेकिन मामा जी सुने और चुपचाप उल्टा पग लौट आए। वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि कहा क्या गया, आइए पिताजी के साले साहब। ये तो बेइज्जती है, और क्या है? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? उत्तर में आप लिखेंगे, भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यह है कि हमें जहां जैसे जिस शब्द का जितना आवश्यक प्रयोग होना चाहिए उतना आवश्यक प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा न शब्द रखे जाए न अन्यथा प्रयोग किया जाए। जिस स्तर का जैसा जहां प्रयोगार्थ विहित है उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिसे न तो शब्द को वापस लेना पड़े न क्षमा मांगा जाए। हमें बस विनयावनत होकर के अपने शब्दों को जहां जैसा उचित प्रयोग होना चाहिए वह करना चाहिए। ये है सहूलियत से बरतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भाषा और बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे? तो बात और भाषा ये दोनों वास्तव में परस्पर जुड़े होते हैं। बात बात होती है जो किसी प्रकार से कह दी जाती है, लेकिन भाषा में जब आप आएंगे तो वह मानक भाषा, वह रूप, बोली का भी बृहद रूप जो पुस्तक में प्रयोग होता है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। क्योंकि भाषा तो कुछ भी हो सकती है, भाषा का बृहद रूप होता ही है, लेकिन जब बात कहेंगे तो उसका दायरा छोटा हो जाता है। बात कभी कभी कहने लायक होती है, कभी कहने लायक नहीं भी होती है, लेकिन जो भाषा होगी वह कहा जाए तो पुस्तक में रखने योग्य होगी। सब उसको पढ़ सकते हैं, उसको निंदनीय हम नहीं कह सकते हैं। बात को हम बेकार कह सकते हैं, लेकिन भाषा को बेकार नहीं कह सकते हैं। तो क्वेश्चन है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, वास्तव में जुड़े होते ही हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में, अर्थात सही कहने के चक्कर में, क्योंकि भाषा क्या है, मानक रूप है, सही है, तो भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। बात जो हमारे द्वारा कही गई उसको भाषा के चक्कर में, अर्थात हम इस प्रकार से कह रहे थे, हमने आपको ऐसा नहीं कहा, हमारा मानना तो ये है, हम तो आपको अधिक सम्मान दे रहे थे, लेकिन सम्मान के चक्कर में क्या हो गया, वही जब भी आपको बताए थे, आइए पिताजी के साले साहब। उसकी अज्ञानता रही है, हालांकि वो ठिठोली थी, लेकिन अज्ञानता भी हो सकती है। वो कह सकता है, अरे सबके बीच हम आपका सम्मान कर रहे थे,
कि हमारे पिताजी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और आप उनके साले हो, आइए पिताजी के साले साहब। तो भाषा के चक्कर में बात क्या हो गई, वह बिगड़ गई। आप कितना भी आप कहिए, एकांत में कहता तो सब बात बन जाती, लेकिन एकांत में बात नहीं कही गई, वहां केवल मामा जी कहना उचित था। तो भाषा के चक्कर में बात क्या होती है, वह कभी कभी बेकार भी हो जाती है। वो इसी प्रकार से होती है कि उसको हम बनाने का, सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन समायोजित जब उचित नहीं होता है तब वो बात बनती नहीं है। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा। एकाग्रता के साथ सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों मुहावरों से मिलान कीजिए। बात का चूड़ी मर जाना, बात की पेंच खोलना, बात का आरती बच्चे की तरह खेलना, पेंच को कील की तरह ठोक देना, बात को बन जाना। इसका आप विशेषता भी सुन लीजिए। बात की चूड़ी मर जाना अर्थात कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना, बात की पेंच खोलना, बात का पकड़ में न आना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, प्रभावहीन होना, कील की तरह ठोकना, कसावट में ना होना, बात का बन जाना अर्थात अस्पष्ट हो पाना, सही रूप से हो पाना। ये आपके 5 दिए हुए हैं। तो इसकी आपको विशेषता बताना है। तो चूड़ी मरना अर्थात वह प्रभावहीन हो जाता है, पेंच खोलना अर्थात स्पष्ट करना, शरारती बच्चे की तरह करना अर्थात पकड़ में न आना, कील की तरह ठोकना, कसावट में ही न होना, और बात का बन जाना, सही सामंजस्य हो जाना। ये आपका बिंब था, मुहावरा था, जिसकी आपकी विशेषता बतानी थी, जो आपको बताया गया। तो ये था आपका बेटा प्रश्न और उत्तर। एक दो इसमें से आसपास और भी दिए हुए हैं। इन सबको आप अपने मन से करिएगा, क्योंकि आसपास बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, केवल 2-3 ही तक सीमित नहीं। प्रश्न अभ्यास के जो प्रश्न होते हैं कहीं ना कहीं वो उचित होते हैं, जो पूरे पाठ को अवलोकित करते हैं, बताते हैं, दर्शाते हैं। ये था बेटा आपका कविता के बहाने और बात सीधी थी पर पाठ का प्रश्नोत्तर, जो अभी आपके बीच चर्चा की गई। आज के लिए बस इतना ही।